केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिछले दिनों लंदन में दिए गए बयान पर लगातार आक्रामक बनी हुई है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। लंदन में उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। वह मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए हैं। उन्हें अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का अपमान किया। उन्होंने पूछा कि क्या भारत को अपमानित करना लोकतंत्र है? क्या सदन के अध्यक्ष का अपमान लोकतंत्र है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने देश में प्रतिबंधित हुए आतंकवादी और आतंकी संगठनों के बारे में संसद में जानकारी दी। नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 54 आतंकवादियों और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध कर बैन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है और उनके नामों को उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में जोड़ा गया है। ये संगठन आतंकवाद में संलिप्त रहे हैं तथा इन्होंने भारत में आतंकवाद की विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है और उनमें भाग भी लिया है। अमेरिका ने चीन और अरुणाचल प्रदेश को बांटने वाली मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना है। अमेरिका की संसद में इस मुद्दे पर एक द्विपक्षीय प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है। प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद बिल हारगेटी और जेफ मार्कले ने कहा कि जब चीन लगातार खुले और आजाद हिंद प्रशांत महासागर के लिए चुनौती बना हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, खासकर भारत के साथ। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है, न कि चीन का। चीन द्वारा सैन्य ताकत से भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की भी अमेरिकी सांसदों ने आलोचना की। साथ ही भूटान की सीमा में चीन के दावे की भी आलोचना की गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारत राष्ट्रीय समिति नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में 16 मार्च को ईडी द्वारा पेश होने के संबंध पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 मार्च को के कविता से ईडी पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि इस मामले में ईडी ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नागपुर कार्यालय समेत पूरे भारत में 14 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यह छापेमारी सीएनआई के जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। बता दें कि सितंबर 2022 में सिंह को उनके खिलाफ एक अपराध दर्ज होने के बाद पूछताछ के लिए महाराष्ट्र के नागपुर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने उस समय जबलपुर में बिशप के निवास से लगभग 1.6 करोड़ रुपए की भारतीय और विदेशी मुद्राएं बरामद की थी। बिशप सिंह के खिलाफ मामला जुलाई 2022 में दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वह एक शैक्षिक सोसाइटी चलाने में वित्तीय कदाचार में लिप्त थे, जिसके वह अध्यक्ष थे। भारतीय वायुसेना ने 39 नए सैन्य हवाई अड्डों और 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को नागरिक उड्डयन सेवा के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। वायुसेना के इस पहल को सरकार के आम लोगों के लिए हवाई सेवा सुगम बनाने और दूर दराज के इलाकों को हवाई नक्शे में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना को रक्षा मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर मूर्त रूप देंगे। बता दें कि वायुसेना के पास फिलहाल कुल 124 एयरबेस है। इनमें से 60 पूरी तरह ऑपरेशनल है। इसका मतलब है कि नागरिक उड्डयन के साथ ही वायुसेना भी इसका इस्तेमाल करेगी। अभी 23 ऐसे सैन्य हवाई अड्डे हैं जिनका इस्तेमाल नागरिक उड्डयन के लिए पहले से ही किया जा रहा है। इनमें गोवा, गोरखपुर, आदमपुर, दरभंगा, सरवासा, कानपुर, उत्तरलाई और बागडोगरा मुख्य हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के चांदीपुर से बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का दोहरा परीक्षण किया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार 2 मिसाइल सफलतापूर्वक दागी गई।
इस परीक्षण का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काउंटडाउन खत्म होते ही मिसाइल तेजी से आसमान की ओर जाती हुई दिखती है। इस वायु रक्षा प्रणाली को भारत में ही तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जमीन से हवा में दुश्मनों के हवाई लक्ष्य को भेदने में सक्षम इस मिसाइल का तेज गति वाले मानव रहित विमानों के साथ परीक्षण किया गया। इसने सभी मिशनों को पूरा करते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को भारत में ही बनाए जाने के लिए सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता प्रोजेक्ट के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार नवाचारों की पहली खरीद की तरफ कदम बढ़ाए हैं। जानकारी के अनुसार सेना भारतीय स्टार्टअप मेसर्स हाइपर स्टील टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से मैकेनाइज्ड बलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इंटीग्रेटेड मोबाइल कैम्फोलेज सिस्टम खरीदेगी, जिसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि इंटीग्रेटेड मोबाइल कैम्फोलेज सिस्टम से बख्तरबंद लड़ाकू वाहन आसपास के परिवेश के रंग ढंग में ढल पाते हैं, ताकि ये दुश्मन की नजर में आए बिना युद्ध कार्रवाइयां जारी रख सके। अफगान में महिलाओं की स्थिति जग जाहिर है। महिलाओं पर लगी सैकड़ों पाबंदियों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता व्यक्त की है। एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया से अफगान महिलाओं का समर्थन करने का आग्रह किया है। गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाएं कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही हैं। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र की समिति को प्रभावित करते हुए कहा कि वे जहां तक संभव हो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों वाले स्कूलों का समर्थन कर रही हैं। साथ ही बताया कि छात्रों के लिए स्कूल बंद हुए 530 दिन से ज्यादा हो गए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खुजदार शहर में हुए विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बम धमाका बलूचिस्तान के खुजदार शहर में आगा सुल्तान इब्राहिम रोड पर हुआ। खुजदार के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष फहद खोसा ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक वाहन को आईडी के जरिए निशाना बनाया गया था। हालांकि अभी किसी भी संगठन व आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र में राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 4 धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं के लिए निर्माण विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़ का प्रावधान, स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान और अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का और स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा बजट में वीरता पुरस्कार पर निःशुल्क यात्रा, शौर्य स्थल के लिए 1.5 करोड़ जैसी अहम घोषणाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अपना नया इतिहास खुद लिख रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में शिक्षा डिजिटल पथ पर सवार होगी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए जारी जम्मू कश्मीर के बजट में शिक्षा क्षेत्र को महत्व दिया गया है, जिसमें सरकार ने शिक्षा के लिए 1521.87 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष 93.61 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 4 बड़े प्रोजेक्ट डिजिटल शिक्षा से जुड़े हैं। इसमें 40 रोबोटिक प्रयोगशालाएं हर जिले में 2, 188 वर्चुअल रियलिटी लैब हर जोन में 1, 500 स्कूलों को ICT लैब, 1000 स्मार्ट क्लासरूम और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। बता दें कि राज्य के लिए वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए कुल बजट 1,18,500 करोड़ रुपए का दिया गया है। NIA ने आज झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादी समर्थक नेटवर्क से जुड़े 8 लोगों के घरों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले मामले में की गई है। छापेमारी के दौरान NIA ने माओवादियों के कई पोस्टर, राज्य से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें कि 4 जनवरी 2022 को बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक थाना क्षेत्र के झिरवा गांव में एक फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते वक्त गुरुचरण नायक के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में गुरुचरण नायक बच गए, लेकिन उनके 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। वहीं इस मामले को लेकर NIA ने बीती 1 जनवरी को 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी मददगार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में नाके के दौरान सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को देखा। सुरक्षा बलों को देखते हुए व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से AK-47 की कई गोलियां बरामद की गई हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम अली मोहम्मद भट्ट बताया है और वह आरामपुरा पट्टन का रहने वाला है। वह प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक आतंकवादी सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। कोरोना महामारी के बाद अब H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए पुडुचेरी में सभी स्कूलों को 16 मार्च से 26 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री A नरसिम्हम ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से बच्चों में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को देखते हुए सरकार ने निजी तौर पर प्रतिबंधित संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों सहित प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों के लिए अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। सशक्त उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ा रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर वर्ष 2022 से 23 में 3.02 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 की रिपोर्ट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 2,33,000 हो गई है। एक वर्ष में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 10.05% बढ़ोतरी आंकी गई है। साथ ही बताया कि राज्य के विकास दर भी बढ़कर 7.09% हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार युवा आयोग की स्थापना करेगी, साथ ही युवा नीति भी बनाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में युवाओं के संबंध में भावी योजनाओं का जिक्र है। ग्राम पंचायतों अथवा ब्लॉक स्तर पर सरकार मिलन केंद्र बनाएगी, जिनका मंगल दल उपयोग कर सकेंगे। रोहित शर्मा अपने पारिवारिक कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में उप कप्तान हार्दिक पांड्या 17 मार्च को मुंबई में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। यह पहली बार होगा जब हार्दिक एक दिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या को भारतीय वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में भारत के उप कप्तान KL राहुल थे, लेकिन उनके बेहद खराब फॉर्म की वजह से उप कप्तानी गंवानी पड़ी और टीम से भी बाहर होना पड़ा। मुंबई इंडियंस का महिला प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन जारी है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस ने WPL 2023 के 12वें मैच में गुजरात जायंट्स को 55 रन के विशाल अंतर से मात दी। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों में कप्तान के रूप में 5 IPL और WPL मैच में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में हरमनप्रीत कौर टॉप पर पहुंच गई हैं। हरमनप्रीत से पीछे MS धोनी सहित विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग रह गए।